जी अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 3 है ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स के लिए, सीएमए का लेक्चर नंबर 3। अच्छा जी, अभी तक हम क्या कर चुके हैं? जो लोग बचे आज फर्स्ट डे हैं वो भी मिल जाएंगे, कोई इतना मुश्किल काम नहीं किया। जो हमारा पहला लेक्चर था, लेक्चर नंबर 1, उसमें हमने सब्जेक्ट की ओरिएंटेशन या इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था। ठीक है, अभी तक हमने जो पेपर में चैप्टर्स आते हैं वो नहीं शुरू किए। हम पढ़ रहे हैं जो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में था, और आप में से कुछ लोग भूल गए या भूले नहीं भी, तो मैं बेसिक्स करवा रहा हूँ। लेक्चर नंबर 2 कल हमने जो था, कल का लेक्चर नंबर 2 बेटा, उसमें हमने बेसिक्स ऑफ कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग स्टार्ट किया था। ठीक है बेटा, तो बेसिक्स ऑफ सीएमए स्टार्ट किया था, और ये पेपर में वैसे नहीं आना, लेकिन हर चैप्टर के अंदर इसके जो बातें हैं वो बार बार इस्तेमाल होंगी। ठीक है, बार बार इस्तेमाल होगी। इसमें हमने क्या बातें की थी? इसमें हमने ये बात की थी, सबसे पहले 3 तरह की ऑर्गेनाइजेशन होती है। लिखने नहीं बैठ जाना, ये बस देखें, जो फर्स्ट डे है वो भी बाद में किसी से लिख लीजिएगा। हाँ, आज वाला लेक्चर लिखना है। हमने ये बात की थी, मैं रीकैप दे रहा हूं ताकि अगर आपने कुछ पूछना हो तो पूछ सके। हमने कहा था 3 तरह के इदारे होते हैं। ट्रेडिंग बिजनेस, बनी बनाई चीज लेते हैं और आगे उसको बेच देते हैं। ये आईए में पढ़ चुके हैं आप, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, खुद बना के बेचते हैं। कहां बनाते हैं? बनाने को हम प्रोडक्शन कहते हैं। ये इदारे मैन्युफैक्चरिंग करके या प्रोडक्शन करके चीज़ बेचते हैं। और फिर इदारे होते हैं, हमारे स्कोप में सिलेबस में ये है ज़्यादा, ये भी है, ये भी है, लेकिन ना होने के बराबर। मेन आपने किस इदारे की अकाउंटिंग पढ़नी है? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की अकाउंटिंग पढ़नी है। बातों बातों में ये मैं करवा चुका हूं कल कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में 3 मेन मकामात होते हैं, या 3 मेन डिपार्टमेंट्स होते हैं, 3 मेन जगह होती हैं। एक फैक्ट्री जहां चीज प्रोड्यूस होती है, एक वो जगह फैक्ट्री जहां चीज क्या होती है? प्रोड्यूस होती है। एक वो जगह जहां पे चीज को बेचने की सारी एफर्ट्स होती हैं, सेलिंग एंड, और एक वो जगह होती है जहां मैनेजर्स बैठे होते हैं और इदारे को मैनेज करना चाह रहे होते हैं स्मूथली, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में बहुत से डिपार्टमेंट होते हैं, लेकिन हमारी किताब के लिए या सीएमए के सब्जेक्ट को पास करने के लिए बस आप ये ज़हन में रखें कि फ़िलहाल अभी तक हमारे इदारे में 3 ही डिपार्टमेंट है। फैक्ट्री जहाँ चीज़ बननी है, सेलिंग डिपार्टमेंट जिन्होंने बेचने की सारी मेहनत करनी है, प्रोडक्ट को बेचना है, और एडमिनिस्ट्रेशन ने प्रोडक्ट नहीं बेचनी, उन्होंने कारोबार को स्मूथली चलाना है। फैक्ट्री कब खुलेगी, कब बंद होगी, कितनी शिफ्टों में काम होगा, कौन ऑडिट करेगा, अकाउंटेंट कितने होंगे, बंदे कितने होंगे, तनख्वाहें कब देनी है, ये सारी चीज़ें। अच्छा, इसके बाद आगे हम चले थे तो हमने कहा था कि जो हमारा सब्जेक्ट है सीएमए, इसका पर्पस क्या है? तो मैंने कहा था मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में इसका पर्पस है कि प्रोडक्ट जो बने, जैसे ये मार्कर बन रहा है, ये एक मार्कर कितनी कॉस्ट पे बन रहा है, इसकी कॉस्ट निकालना, इसकी सेल प्राइस निकालना, इस एक मार्कर का प्रॉफिट निकालना, पूरे इदारे का प्रॉफिट निकालना, इन्वेंट्री वैल्यूशन करना और डिसीजन मेकिंग करना। 5 मकासद बताए थे, रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस पता होने चाहिए, ये सारे काम आपने करने हैं। तो 5 काम बताए थे। इसके बाद मैंने कहा था जो आप इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग पढ़ते हैं उसको टेक्निकली बोलते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और ये जो हम पढ़ रहे हैं कॉस्ट एंड, इनमें कुछ डिफरेंसेस हैं। पहला डिफरेंस ये है कि इसकी लीगल रिक्वायरमेंट होती है, हर कंपनी ने फाइनेंशियल अकाउंटिंग करनी है। सीएमए की कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है। इसको करने के लिए रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड पाए जाते हैं, IS 1, IS 2, IS फलां, IS X, IS Y, IFRS 5,
इसके लिए कोई दुनिया में स्टैंडर्ड। इस अकाउंटिंग की रिपोर्ट्स को यूज करना है इदारे से बाहर वाले लोगों ने, एक्सटर्नल यूजर्स ने। ये सीक्रेट अकाउंटिंग है। कौन सी अकाउंटिंग है? मैनेजमेंट के लिए आपने करनी है और लको लको के रखनी है, ये कहीं पे भी पब्लिश नहीं होगी। ये नॉर्मली 1 साल की अकाउंटिंग होती है। इसमें कुछ रिपोर्ट्स साल की बनती हैं, बल्कि सॉरी कुछ डेली बनती हैं, कुछ रिपोर्ट्स वीकली बनाते हैं और ज़्यादातर मंथली बनती हैं। यानी ये भी फ़र्क है, यहाँ सालाना रिपोर्ट्स बनती हैं, यहाँ मंथली। इधर जो ट्रांजैक्शन होती है सारी माजी की होती है, हिस्टोरिकल। फर्नीचर परचेज्ड, गुड्स सोल्ड, ये लिखा होता था। यहाँ माजी का डाटा भी होता है और फ्यूचर का डाटा भी होता है, ठीक है। और उसके अलावा बस मेरा ख्याल है मोटी मोटी सारी बातें बता दी हैं, बाकी मैं कोई रट्टा नहीं लगा के आया हुआ। नेक्स्ट, इसके बाद हमने कहा था सेल प्राइस पर यूनिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये बात थी। सेल प्राइस पर यूनिट कैसे कैलकुलेट की जाती है? जी बेटा बताओ। आप बच्ची छोड़ दें, नोट्स बंद कर दें, सब बच्चे नोट्स बंद करें। नोट्स क्यों ओपन किए हुए हैं? नोट्स बंद जी। सेल प्राइस पर यूनिट कैसे कैलकुलेट होती है ट्रेडिंग बिजनेस में, बताओ। रिलैक्स हो जाओ, की हो गया मैंने को पहली थोड़ी पूछी है, रिलैक्स होके, टेंशन नहीं लेनी। हाँ जी, आप सही बता रही हैं जी बेटी। आपने कहा है सेल, असल में हमने उनको बताना है ना जो नहीं थे कल। सेल प्राइस क्यू में पढ़ा हुआ है या क्यूटी में, सेल प्राइस इज इक्वल टू होती है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट में क्या क्या होता है इसका ब्रेकअप बताया था। ट्रेडिंग बिजनेस बनी बनाई चीज जो लेता है, कौन कौन सी कॉस्ट थी? परचेज कॉस्ट, सेलिंग एंड मार्केटिंग, एडमिन कॉस्ट, फाइनेंस। मेरी आवाज़ कम है माशाल्लाह, ख़वातीन की आवाज़ ज़्यादा है मेजॉरिटी अथॉरिटी। परचेज कॉस्ट, सेलिंग, मार्केटिंग, एडमिन और फाइनेंस, ये 4 कॉस्ट जमा करो और बाद में प्रॉफिट जमा करो। जो आज पहले दिन पता लग गया बेटा, उनके लिए बता रहे हैं। ट्रेडिंग बिजनेस में हर किस्म की कॉस्ट जो दियो ऐड करनी है, आम जबान में तो ये कह सकते हैं, लेकिन ब्रॉडली 4 हेडिंग्स हैं। खरीदने की कॉस्ट, बेचने की कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट कारोबार की, और अगर कोई कर्जे पे सूद दे रहे हैं इंटरेस्ट कॉस्ट या फाइनेंस। ये चारों कॉस्ट जमा करो प्लस प्रॉफिट करो तो सेल प्राइस आ जाएगी। लेकिन ये हमारा स्कोप नहीं है, हमने तो पढ़ना ही नहीं ट्रेडिंग बिजनेस, ये तो बस मैंने रेफरेंस के लिए बताया था। हमने पढ़ना है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। जी, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में जब हम आते हैं जी जनाब, वहाँ पे सेल प्राइस कैसे आएगी? प्रॉफिट आ जाएगा जी, बिल्कुल। ट्रेडिंग बिजनेस में था परचेज कॉस्ट, सेलिंग, एडमिन, फाइनेंस। क्योंकि जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है वो परचेज नहीं करता प्रोडक्ट, वो बनाता है। तो जहां परचेज था वहां रिप्लेस कर दो किससे? प्रोडक्शन कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट, एडमिन कॉस्ट। और फिर प्रोडक्शन कॉस्ट के 3 एलिमेंट्स थे, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और एफओएच। इसका मतलब है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में, ये मैं जानबूझ के लिखूंगा, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में सेल प्राइस इज इक्वल टू होती है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट को तोड़ें तो सेल प्राइस इज इक्वल टू प्रोडक्शन कॉस्ट बनाने की, फैक्ट्री में प्रोडक्ट बनाने की प्रोडक्शन कॉस्ट, प्लस सेलिंग एंड मार्केटिंग कॉस्ट, एडमिन कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट, वैसे बहुत कम ही दी होगी फाइनेंस। इन 3 से ही वास्ता पढ़ना है आपका ज़्यादातर हमारे सब्जेक्ट में। एफआर में पढ़ता है, हमारे सब्जेक्ट में इससे शायद ही पढ़े। अच्छा जी, फिर मैंने कहा था ये प्रोडक्शन कॉस्ट के 3 एलिमेंट्स होते हैं, तो फिर आपकी ये जो है ये भी टूट जाएगी। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और एफओएच। बाकी आगे ये कॉपी है। तो ये कल हमने इक्वेशन पढ़ी थी, बस यहाँ आके लेक्चर कल हमने ख़त्म कर दिया था। ये बहस हम पढ़े ही नहीं थे, डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है, इनडायरेक्ट मटेरियल। अव्वल तो वो आईए में ही ख़त्म हो जाती है बात।
यहाँ ये करना ही नहीं पड़ेगा, यहाँ आपको खुद क्लियर लिखा होगा डायरेक्ट मटेरियल, क्या लिखा होगा, डायरेक्ट लेबर, और क्लियर इंग्लिश में क्लियर लिखा होगा क्वेश्चन में फैक्ट्री ओवरहेड। आपको इस पहचान में पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन वहां जो आप पढ़ के आते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट, वो मटेरियल है जो प्रोडक्ट का पार्ट बनता है। ये सारे पैरामीटर पूरा होना जरूरी है। डायरेक्ट मटेरियल प्रोडक्ट का, अगर लकड़ी की कुर्सी बन रही है, आरी का वो ब्लेड जिससे वो लकड़ी काटी जा रही है, वो को 10 12 15 50 कुर्सियों की काटने के बाद वो जो ब्लेड है ना, आरी का ब्लेड, वो फारिग हो जाता है, फेंक देते हैं उसको। अब वो ब्लेड कुर्सी का पार्ट नहीं बन रहा, लेकिन वो प्रोडक्ट बनाने में तो इस्तेमाल हो रहा है। समझ आ रही है? तो आरी का ब्लेड डायरेक्ट मटेरियल। दर्जी जिसने ये सिया है उसने अपनी सिलाई मशीन में सुई इस्तेमाल की है, वो सुई कभी भी डायरेक्ट मटेरियल नहीं है। उसने सिलाई मशीन में धागे फंस गए थे, गंदी मंदी सी हो गई थी, चल नहीं रही थी, उसने थोड़ा सा ऑयल सिलाई मशीन में लुब्रिकेट करने के लिए डाला ताकि रवा होके चले, सड़ जाती है मोटर शोटर, तो वो जो ऑयल एंड लुब्रिकेंट्स हैं फॉर द मशीन, क्यों वो डायरेक्ट नहीं है, हालांकि वो फैक्ट्री में है, क्योंकि वो प्रोडक्ट का पार्ट। पहला असूल, डायरेक्ट मटेरियल प्रोडक्ट का पार्ट बनता है। दूसरा असूल, अगर पार्ट बनता है तो प्रोडक्ट का प्रोमिनेंट पार्ट और शेप देने वाला पार्ट होता है, प्रोमिनेंट नजर आने वाला, हिडन पार्ट नहीं होगा। अगर कोई मटेरियल प्रोडक्ट का पार्ट बने और हिडन पार्ट बने तो वो भी डायरेक्ट मटेरियल कंसीडर नहीं होगा, क्योंकि वो हिडन पार्ट है। तो वो जो इसके अंदर बुकरम लगा है वो हिडन पार्ट है। इवन ये जो धागा जिससे सिया गया है वो भी इतना प्रोमिनेंट नहीं है, बाज़ दफ़ा तो वो धागा नज़र ही नहीं आएगा, वो कपड़े के साथ इस तरह की मैचिंग करके वो लगाते हैं। उनका मकसद ये होता है धागा ऐसा हो मैच करके लगाएं कि वो प्रोमिनेंट ना हो, बुरा लगेगा। अब सफ़ेद शलवार कमीज़ को काले धागे से सी दें, ऐसा नहीं होता। आपने आम जिंदगी में देखा होगा, ये ख़वातीन तो जाके प्योर मैचिंग करती हैं, लैस भी, धागा भी, ये भी, वो भी हैं। अच्छा, और कहते साढ़े पीछे सर पै गए ने। तीसरी बात, पहली बात क्या बेटा, प्रोडक्ट का पार्ट बने। दूसरा, प्रोडक्ट का मेजर या प्रोमिनेंट पार्ट हो, हिडन पार्ट ना हो। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटा, उसकी जो कॉस्ट एक यूनिट पे है ना, वो सिग्निफिकेंट अमाउंट हो, पैसों में अमाउंट ना हो। मतलब अगर मेरा एक यूनिट 50 रुपए का बन रहा है तो जो डायरेक्ट मटेरियल होगा वो शायद कोई 10 12 15 रुपए का हो, और जो इनडायरेक्ट मटेरियल हो सकते हैं वो शायद 2 पैसे का हो। अब ये पूरी शलवार कमीज में अगर आप बटन की कॉस्ट निकालेंगे ना पूरे सूट में, तो ये को 100-200 रुपए नहीं होगी। 100-200 की तो शायद ये डब्बी आ जाए जिसमें ये बटन होते हैं, और 2-4 बटन नीचे गिर भी जाएंगे तो हमने उठाना ही नहीं, वो कौन चुके, वहीं से पकड़ के लगा देते हैं। तो बटन डायरेक्ट मटेरियल, हालांकि ये प्रोडक्ट का पार्ट है, चलो प्रोमिनेंट पार्ट भी है, लेकिन इसकी जो पर यूनिट में, एक मुकम्मल यूनिट में इसकी कॉस्ट है ना, वो बड़ी इनसिग्निफिकेंट या इमटेरियल है। 3 असूल हो गए। डायरेक्ट मटेरियल वो मटेरियल है जो प्रोडक्ट का पार्ट बने, दूसरा प्रोडक्ट का प्रोमिनेंट पार्ट बने, तीसरा उसकी एक यूनिट पे कॉस्ट सिग्निफिकेंट हो, तीसरा चौथा उसकी एक यूनिट पे कॉस्ट को तय करना आसान हो। कन्वीनियंटली यू कैन डिटरमाइन कि एक यूनिट पे मसलन इस एक शलवार कमीज पे कितने मीटर कपड़ा लगेगा, 1 मीटर की क्या कॉस्ट चल रही है, आसान है। लेकिन ये इसकी डब्बी जब आप लाते हैं बटनों की, तो एक के ऊपर कितने बटन लग रहे हैं, फिर उन बटन से क्या कॉस्ट आ रही है, या गिलू कितनी लग रही है कुर्सी बनाने पर, गिलू का डब्बा कितने का आ रहा है, एक गिलू के डब्बे से कितनी कुर्सियां बनती हैं, फिर वो आपको ये कैलकुलेशन में पढ़ना पड़ेगा। जब भी आपको कैलकुलेटर पकड़ के कैलकुलेशन में पढ़ना पड़े तो आप कैलकुलेट तो करेंगे, क्योंकि आपने माशाल्लाह QM QT ये पढ़ा है, लेकिन आपकी एफर्ट्स लगेंगी। तो बेटा ऐसी कोई भी कॉस्ट जो कॉमन हो और उसको आपको डिवाइड करना पड़ जाए, तो ऐसी कॉस्ट को जिसमें आपको डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल ना हो, जो ट्रेस करना मुश्किल हो, वो भी इनडायरेक्ट होती है। तो 4-5 बातें बता दी, लेकिन पेपर में तो आनी नहीं, सिर्फ आपको पहचान बताई है, ताकि अगर आपने IA में बात मुकम्मल नहीं पढ़ी तो अब आपको पता हो। नंबर 1, प्रोडक्ट का पार्ट बनेगा, यहीं से कुछ चीज़ें निकल जाएंगी। प्रोडक्ट का मेजर पार्ट बनेगा, एक यूनिट पे उसकी कॉस्ट भी मेजर होगी, और उस कॉस्ट को डिटरमिन करना भी आसान होगा। अगर उसको डिटरमिन करने में आपकी एफर्ट ज़्यादा लग रही हैं तो आप कहेंगे दफ़ा मारो इसको, पर यूनिट पे क्या तय करना है, इसको इनडायरेक्ट में डालो FOH को। इन FOH को फिर इकट्ठा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एक एक खर्चे को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते कि एक यूनिट पे कितना आएगा। इनडायरेक्ट और डायरेक्ट की तकसीम इसलिए की जाती है कि डायरेक्ट कॉस्ट पर यूनिट पे कैलकुलेट करना आसान है, इनडायरेक्ट कॉस्ट को
पर यूनिट पे कैलकुलेट करने में हमारी एफर्ट्स ज़्यादा लगनी होती हैं, तो हम सारी इकट्ठी करी जाते हैं, इस हेडिंग में फेंकी जाते हैं, करी जा रहे हैं, फेंकी जा रहे हैं, फिर एक ही दफ़ा करेंगे। फैक्ट्री ओवरहेड में सारी इनडायरेक्ट कॉस्ट को ना सारों को एक बड़ा पूल बना के फिर इनको एक ही दफ़ा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्रोडक्ट्स में या एक यूनिट में। बात समझ आ रही है आपको? इस तरह ये अमाउंट भी थोड़ी मेजर बन जाएगी, अदरवाइज नहीं तो ये पैसों में ही होगी अगर एक एक को डिस्ट्रीब्यूट करने बैठे। तो डायरेक्ट मटेरियल क्या है? वो मटेरियल है प्रोडक्ट का पार्ट बनता है, प्रोमिनेंट पार्ट है, इवन शेप डेवलप करता है। किताब को किताब पेपर की वजह से कहते हैं और उसकी कटिंग ये वो शेप डेवलप करता है, मेजर पार्ट है और शेप डेवलप करता है। और तीसरा उसकी एक यूनिट पे कॉस्ट सिग्निफिकेंट होती है। और चौथा कॉस्ट को कैलकुलेट करना अकाउंटेंट के लिए आसान होता है। तो चार बातें हैं। तो डायरेक्ट है, अगर इन चारों में से एक भी पैरामीटर मिस होगा तो यू कैन क्लासीफाई दैट मटेरियल इनटू इनडायरेक्ट। और रियल लाइफ में ये आपकी जजमेंट चलेगी। हमारे यहाँ जजमेंट नहीं लगानी, यहाँ तो बताया होगा, क्लियर बताया होगा डायरेक्ट मटेरियल है या इनडायरेक्ट मटेरियल है। बल्कि फैक्ट्री में जितने ऑयल ग्रीस ये वो नट पेज ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, ये डायरेक्ट मटेरियल नहीं होती, ये इनडायरेक्ट मटेरियल है। पता लग गया? इसी तरह डायरेक्ट लेबर क्या होती है? बताओ भाई जवान, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट क्या होती है? हाँ, तो अगर आप किसी जूनियर, एक बच्चा आया है पीआरसी में, वो आपसे कहता है भाईजान आप सीनियर हो गए हैं तो मुझे ज़रा इसकी डेफिनेशन सी बता दें, ये मिसाल होगी ना, अपने से अल्फाज में डेफिनेशन क्या देंगे आप उस बच्चे को? हाँ, हर वो वर्कर जो प्रोडक्ट में बनाने में एक्टिवली इंगेज्ड है, बल्कि उसके बगैर प्रोडक्ट नहीं बन सकती। आप इतना भी कह सकते हो उस बच्चे को, हर वो वर्कर जो प्रोडक्ट बना रहा है, हर वो वर्कर जो प्रोडक्ट नहीं बना रहा वो डायरेक्ट नहीं है, हर वो वर्कर जो हेल्प कर रहा है वो भी डायरेक्ट नहीं है। प्रोडक्ट बनाने वाला डायरेक्ट है, उसमें हेल्प करने वाला डायरेक्ट नहीं है। ठीक है? फैक्ट्री में स्वीपर होता है, स्वीपर का पता है ना, स्वीपर सॉरी कपड़ा काटा कूटा ये वो जो भी हमारी फैक्ट्री में, वो सारा शाम को सफाई करता है और सुबह आके सफाई करके प्रोडक्शन की जगह साफ करके चला जाता है। अब ये हमें हेल्प कर रहा है, वो प्रोडक्ट तो नहीं बना रहा। अब स्वीपर, सिक्योरिटी गार्ड फैक्ट्री में, फैक्ट्री के अंदर होते हैं ये, फैक्ट्री के अंदर वो वर्कर जो प्रोडक्ट बनाते हैं उनकी तनख्वाहों को कहते हैं डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में उन तमाम लोगों की तनख्वाह आती है जो फैक्ट्री में प्रोडक्ट बना रहे हैं। जो बंदे प्रोडक्ट नहीं बना रहे ना, उन तमाम लोगों की तनख्वाह कहलाती है इनडायरेक्ट लेबर, और उसके अंदर है, इसके अंदर है, यानी जो इनडायरेक्ट मटेरियल है वो भी इसके अंदर है, इधर से इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट भी इसके अंदर आ जाती है। यहां रहनी है सिर्फ कौन सी? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। मैं अपनी बात समझा पा रहा हूं आपको? ठीक है? क्या कहते हैं, इवन जो फैक्ट्री में सुपरवाइजर होता है, जो वर्कर को बैठने नहीं देता, करो भाई काम करो, ये करो वो करो, खुद नहीं काम कर रहा लेकिन लोगों को काम असाइन कर रहा है, उनके काम को चेक कर रहा है, वो सुपरवाइजर भी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, क्योंकि वो खुद काम नहीं कर रहा, लोगों से काम ले रहा है ताकि ये टाइम वेस्ट ना करें। स्वीपर इनडायरेक्ट। सिक्योरिटी गार्ड फैक्ट्री में स्टोर कीपर होता है। स्टोर कीपर का काम क्या होता है? मैंने कहा था ना, रॉ मटेरियल का स्टोर रूम फैक्ट्री में होता है। उसका काम होता है जब प्रोडक्ट बनाने की जरूरत पड़े तो लोगों को रॉ मटेरियल दे दे, फैक्ट्री वालों को बचा हुआ रॉ मटेरियल उनसे ले ले, बस रॉ मटेरियल को संभाल के रखना, ज़रूरत पड़ने पे फैक्ट्री में दे देना, ये उसका काम है। क्योंकि ये प्रोडक्ट नहीं बना रहा बल्कि रॉ मटेरियल को सप्लाई कर रहा है, दे रहा है, ले रहा है, दे रहा है, ले रहा है। इस स्टोर कीपर की तनख्वाह भी इनडायरेक्ट होगी। फैक्ट्री में टेलीफोन ऑपरेटर बैठा हुआ है, उसकी जो तनख्वाह है वो भी क्या होगी? और फैक्ट्री से बाहर वाले सारे लोगों की इनडायरेक्ट ही है। यहां पे भी तो कुछ वर्कर होंगे, सेलमैन टाइप, सेल्स डिपार्टमेंट में। फैक्ट्री से बाहर हर चीज इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट का ज्यादा फड्डा फैक्ट्री में है। फैक्ट्री से बाहर ये चीज इनडायरेक्ट है, ये भी इनडायरेक्ट है, ये भी इनडायरेक्ट है। फैक्ट्री के अंदर डायरेक्ट कॉस्ट होती हैं, फैक्ट्री से बाहर कभी कोई कॉस्ट डायरेक्ट नहीं होगी, वो सारी इनडायरेक्ट कॉस्ट है, क्योंकि उनका ताल्लुक प्रोडक्ट बनाने से ही नहीं है। वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर ही नहीं, बनी हुई प्रोडक्ट बेच रहे हैं। मेरी बात समझ आ रही है आपको? तो डायरेक्ट मटेरियल के बाद दूसरी कॉस्ट कौन सी है? तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट की डेफिनेशन क्या है? सैलरीज एंड वेजेस ऑफ ऑल वर्कर एक्टिवली इंगेज्ड इन प्रोडक्शन। वेजेस एंड सैलरीज, wages and salaries of all workers
एक्टिवली इंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट, और ये फैक्ट्री में ही होते हैं, फैक्ट्री से बाहर प्रोडक्शन वर्कर नहीं होते। आप ये भी कह सकते हैं वेजेस एंड सैलरीज ऑफ प्रोडक्शन वर्कर्स, प्रोडक्शन स्टाफ, हेल्पिंग स्टाफ नहीं। फैक्ट्री में एक बंदा रखा हुआ है, जब प्लांट खराब होता है वो आके मुरम्मत कर देता है, मैकेनिक टाइप, वो बंदा वो नहीं है। उसको जो भी तनख्वाह दे रहे होंगे वो इनडायरेक्ट हो, क्योंकि वो प्रोडक्ट नहीं बना रहा, वो तो मदद कर रहा है। जब फटा पड़ा को मसला बना, इलेक्ट्रिशियन रखा हुआ है फैक्ट्री में, शॉर्ट सर्किट होते रहते हैं, तारें जलती रहती हैं, हीटअप होती रहती हैं मशीनें, मोटरें सड़ती रहती हैं फैक्ट्री में, तो बेटा वो जो इलेक्ट्रिशियन रखा हुआ है फैक्ट्री में, वो इलेक्ट्रिशियन फैक्ट्री में, हम लिख कुछ नहीं रहे, हम सेंस डेवलप कर रहे हैं अपनी। तो आपको उम्मीद है डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर का पता चल गया। बाकी फैक्ट्री के सारे खर्चे चूजी आप सिर्फ डायरेक्ट में है, बाकी सारे को आप एज्यूम करेंगे क्या है, इनडायरेक्ट। इसमें आप चूजी नहीं है, बल्कि ये तो समझ लो वो डब्बा है जिसमें सारे खर्चे आप जबरदस्ती डाल रहे हैं, ठीक है। हाँ, कोई डायरेक्ट है तो उसको पहचान के अलहदा इधर कर देना है, डायरेक्ट मटेरियल या डायरेक्ट लेबर, बाकी सारे खर्चे फैक्ट्री के किसमें डाल देने हैं। मैं तो बल्कि ये कहता होता हूँ कई दफ़ा कि यार फैक्ट्री ओवरहेड की डेफिनेशन करने की क्या ज़रूरत है, आप ये कह दें ऑल फैक्ट्री एक्सपेंसेस अदर देन डायरेक्ट मटेरियल एंड, बाकी सारा सब छोटे 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 खर्चे, चाहे प्लांट की डेप्रिसिएशन है, चाहे प्लांट की रिपेयर मेंटेनेंस है, चाहे बिजली का बिल, चाहे पानी का बिल, फैक्ट्री का टेलीफोन का बिल, फैक्ट्री का किराया, फैक्ट्री की मुरम्मत, फैक्ट्री की इंश्योरेंस, हज़ारों खर्चे हैं इसके अंदर। इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। जी क्या सवाल है आपका? R1 में क्या? ये किसने कहा? नहीं नहीं, ये नहीं कहा होगा, मैं नहीं मानता। ये किस उस्ताद ने कहा होगा? बिल्कुल नहीं, आपने गलत सुन लिया है। कहा हुआ है फिक्स सैलरीज को कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाना है। भाई हाँ, अब आपने बात अपनी मोल्ड कर दिया है। मैं बताता हूं, जो टीचर ने बात की होगी, आपके सर ने जो बात की होगी, अब आपने पूरी बात की है। पहले आप फिक्स का एंगल पकड़े थे, वो नहीं है। अब आपने, इन्होंने सवाल, इन्होंने क्या, टीचर ने बात की है कि जो एडमिन स्टाफ है, एडमिन स्टाफ, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में जो बंदा बैठा है, उसकी सैलरी को आप कहते हैं कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाना। जी, आपके टीचर ने ये नहीं कहा होगा, उन्होंने कहा होगा कि जो आपका फैक्ट्री से बाहर एडमिन स्टाफ में बंदा बैठा है, उसको प्रोडक्शन कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाना, इसका पार्ट नहीं बनाना, क्योंकि वो इधर आनी है। आपके टीचर ने ये नहीं कहा होगा कि कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाना। हाँ, उन्होंने कहा होगा कि जो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में वर्कर बैठे हैं ना, उनकी तनख्वाह डायरेक्ट लेबर कॉस्ट नहीं है, उसको प्रोडक्शन कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाना, क्योंकि वो फैक्ट्री से बाहर है। उन्होंने ये कहा होगा, आपको आधी बात याद रहेगी। मैंने कहा ना, वो आपने पहली, अब आपने बात मुकम्मल किया और उसमें थोड़ा सा जो मुझे फ़र्क था पता लग गया है कि आपके सर ने ये कहा होगा, और सही कहा उन्होंने, जिन्होंने भी पढ़ाया, कि बेटा प्रोडक्शन कॉस्ट में फैक्ट्री के वर्कर्स की, फैक्ट्री के बंदों की तनख्वाह आती है। जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उनकी तनख्वाह इधर आ जाएगी, जो प्रोडक्ट नहीं बना रहे फैक्ट्री के बंदे, उनकी तनख्वाह इसमें छुप जाएगी। लेकिन जो फैक्ट्री के वर्कर ही नहीं है, उनकी तनख्वाह कहां जाएगी? सेलमैन की तनख्वाह इधर आएगी। अकाउंटेंट जो बैठा हुआ है, अकाउंटेंट, CFO टाइप या जो भी आप लोग, जैसे आप लोगों की तनख्वाहें किस में क्लासीफाई की जाएंगी? एडमिन कॉस्ट में। समझ आ रही है? आइंदा आपके ज़हन में ये नहीं होना चाहिए, आपको कहना चाहिए था, सर जी ऑफिस स्टाफ या एडमिन स्टाफ की सैलरीज प्रोडक्शन कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगी। बिल्कुल, मैं तो कहता हूं सेलिंग स्टाफ की तनख्वाहें भी नहीं बनेंगी, सिर्फ फैक्ट्री के स्टाफ की तनख्वाहें इधर आएंगी, और वो स्टाफ जो प्रोडक्ट बना रहा है वो इसमें आ जाएगी, जो प्रोडक्ट नहीं बना रहा फैक्ट्री का स्टाफ, उसकी तनख्वाह इधर ना ले जाना, वो इसमें आ जाएगी। फैक्ट्री के सारे वर्कर की तनख्वाह इसी ब्रैकेट के अंदर रहनी है। जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उनकी तनख्वाह डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, जो प्रोडक्ट नहीं बना रहे वो किस में चली जाएगी? इंडायरेक्ट FOH में। बाहर नहीं निकलनी, बाहर वो जानी है जो फैक्ट्री से बाहर है। ये फैक्ट्री का एरिया समझ लो है, फैक्ट्री की कॉस्ट, ठीक है। इसीलिए प्रोडक्शन कॉस्ट के कई नाम हैं, उनमें एक नाम फैक्ट्री कॉस्ट भी है, टोटल फैक्ट्री कॉस्ट।
ये आपकी आईए की बुक में लिखा होगा मुझे उम्मीद है। प्रोडक्शन कॉस्ट को टोटल फैक्ट्री कॉस्ट भी कहते हैं। और ठीक है, पता लग गया आपको, पता लग गया डाउट आपका कहाँ था। हाँ जी, कोई और सवाल? आगे चलते हैं, नहीं तो अब आपने न्यूमेरिकल करना है, बस मेरी तरफ से बात खत्म है। 15 को मिनट में आपको दे रहा हूं, आपके हाथ में होंगे नोट्स, उसमें एग्जाम्पल्स हैं, ये करो फटाफट। कल हमने ये कर ली थी बात कि अगर डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर को जमा करें प्राइम कॉस्ट कहते हैं, और लेबर और एफओच को जमा करें कन्वर्जन कॉस्ट। ठीक है, आ जाए जनाब, एग्जाम्पल करें प्लीज। ये आपके पास नोट्स हैं, इनका फुल वर्जन फोटोकॉपियर से ले लीजिएगा। ये उसने कोई नुस्खा तावीज सा बना के दे दिया है। करो भाई एग्जाम्पल 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.4 तक आना है। एक मैं करता हूं बस, आसान सी। 1.1 आपको एक दो बातें बतानी है। कॉस्ट का सवाल हमेशा टेबल फॉर्म में करना है, इस तरह नहीं जमा करना। ये समझाने के लिए तो था, कभी भी इस तरह नहीं जमा करना, हमेशा सॉल्यूशन टेबल फॉर्म में करना है। इसमें करना है, यहां लाइन आइटम लिखनी है इंग्लिश में, और यहां क्या लिखनी है? फिगर्स। बात समझ आ रही है? अच्छा, एक बात, प्रेजेंटेशन इन टेबल फॉर्म। उसके बाद बहुत छोटी छोटी कैलकुलेशंस पेपर में नहीं दिखाई जाती, लेकिन अभी आप पे फर्ज है कि अगर आपने दो रकमों को जमा भी किया है ना, तो वो इधर शो करें ब्रैकेट में या इसके नीचे एक लाइन में। अभी आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको बताता जाऊंगा। यार जिसको मैं कहूंगा ना इसको वर्किंग में करना है, वो फिर मस्ट है, बाकी तो कैलकुलेटर पे। अभी आपने सब लिखना है, मेरी बात समझ रहे हो? अभी क्यों करना है? ताकि वो घर जाके आपको, अभी बेस है ना, आहिस्ता आहिस्ता फिर जब हम आगे जाते जाएंगे फिर मैं बताता जाऊंगा हर टॉपिक में, या जब मैं टेस्ट दूंगा उससे पहले रिवीजन कराऊंगा टॉपिक की थोड़ी सी 15-20 मिनट की, तो मैं आपको बता दूंगा यार कौन सी कंपलसरी हैं। अच्छा, आप मुझे देखेंगे सर आप कंपलसरी के बावजूद भी जो चीज़ें नॉन कंपलसरी आप कर रहे हैं, मैंने आपको इस तरह लिखवाना है कि घर जाके आप मेरी गैर मौजूदगी में भी समझ जाएंगे फिगर निकली कैसे। अगर मैं भी डायरेक्ट कैलकुलेटर पे करी जाऊं और ये ब्लैंक छोड़ के डायरेक्ट आंसर लिखी जाऊं, आपको कल को टैली करने में टाइम ज़ाया होगा, मेरा कोई मसला नहीं। इसीलिए मैं ज़रूरत से ज़्यादा फिगर शो करूंगा, और आपको बहुत मुन्नी मुन्नी शो करने की टेस्ट में और पेपर में ज़रूरत नहीं है, टू सेव योर टाइम। अभी फिलहाल आपने करनी है, आपसे रिक्वेस्ट है, हाल तो आपका दिल चाह रहा होगा, एग्जाम्पल 1.1 करनी है। दूसरी बात जो मैं बताना चाह रहा था, जब तक, चलो बताता हूं सवाल पढ़ते हुए। दूसरी बात, पहली बात टेबल में प्रेजेंट करना है, ठीक है। दूसरी बात सवाल पढ़ के बताता हूं। आए जी, सबसे पहले रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं। क्या मांग रहा है रिक्वायरमेंट में? कैलकुलेट टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ क्रिकेट बैट्स। टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट मांगी है, प्रोडक्शन कॉस्ट मांगी है, प्रोडक्शन कॉस्ट मांगी है। ये नहीं मांगी सेलिंग मार्केट एडमिन नहीं मांगी, प्रॉफिट नहीं मांगा, सेल प्राइस नहीं मांगी, सिर्फ प्रोडक्शन कॉस्ट मांगी है। तो क्या तीन चीजें जमा हो जाएंगी? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और अच्छा टोटल में क्या है? टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट का है, तो पर यूनिट नहीं कहा, टोटल। आगे चलें, क्या कहता है ऊपर डाटा क्या दिया है? अ बिजनेस प्रोड्यूसेस क्रिकेट बैट्स। इनकी प्रोडक्ट का क्या नाम है? तो डेफिनेटली बैट्स बनाते हैं, 5 बैट बन रहे हैं, 10 बन रहे हैं, कितने बन रहे हैं वो बताएगा। आगे वो कहता है द कंपनीज कॉस्ट अकाउंटेंट डिटरमिन्स दैट बिजनेस स्पेंट, बिजनेस ने खर्चा किया है 12 मिलियन, बिजनेस ने खर्चा किया है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पे। देखिए ना, खुद ही लिख दिया है, हालांकि वैसे बैट का डायरेक्ट मटेरियल लकड़ी होती है, लेकिन उसने लकड़ी लुकड़ी का नाम नहीं लिखा, उसने कहा डायरेक्ट मटेरियल है 12 मिलियन का। आगे डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कितनी लगाई है? 2 मिलियन की। और फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट कितनी लगाई है? 8 मिलियन टू कंप्लीट 10,000 क्रिकेट बैट्स। यानी इन्होंने 10,000 क्रिकेट बैट्स बनाए हैं, तो इस 10,000 को बोलेंगे प्रोडक्शन यूनिट्स। क्या बोलेंगे इसको? प्रोडक्शन यूनिट्स या प्रोडक्शन वॉल्यूम। लिख लो प्रोडक्शन यूनिट्स। ये जो 10,000 है इसको क्या बोलेंगे? अब जो आपको मसला पड़ेगा, अभी शायद ना पड़े, पेपर में पड़े, मसला क्या पड़ेगा? जो मैं दूसरी बात बताना चाह रहा था, बेटा अगर किसी भी फिगर के साथ उसने ये नहीं लिखा हुआ कि ये पर बैट है, तो ये पर बैट रकमें नहीं थी। डायरेक्ट मटेरियल जो आपको दिया था ये टोटल 10,000 बैट्स का था।
ये कितने बैट्स का था? हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग में जब भी कोई फिगर रुपीज में दिया है, जब तक उसके साथ पर यूनिट ईच यूनिट नहीं लिखा हुआ तो वो टोटलिटी में दी हुई है। यानी ये दारा कितने बैट्स बनाए हैं इसने? तो ये 10,000 बैट को बनाने में टोटल जितना मटेरियल लगा, 10,000 बैट्स को बनाने में टोटल लोगों को जितनी तनख्वाहें दी, 10,000 बैट्स को बनाने में फैक्ट्री के टोटल खर्चे जितने हुए हैं, ये टोटलिटी में दिए हुए हैं। अगर मैं इनके साथ लिख दूं पर बैट, डायरेक्ट मटेरियल के साथ लिख दूं, वैसे ऐसे होगा बोंगी 12 मिलियन पर बैट, आपने कहना है केड़ी केड़ी लकड़ी है यार, 12 मिलियन पर बैट पे लकड़ी है। अगर मैं दे दूं पर बैट लिख दूं ना, फिर आपको इसको मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ बैट्स करके ना टोटलिटी में कन्वर्ट करना। अभी ये पर बैट नहीं है, कैसे पता चला नहीं है? सवाल पढ़ने का स्टाइल है। जब तक हमारी कॉस्ट में पर यूनिट ईच यूनिट पर बैट नहीं कहेगा, टोटल डाटा दिया हुआ है, 10,000 बैट्स का ही डाटा है ये सारा। ठीक है, इन तीनों को आप जमा करेंगे, एक लाइन में आंसर आ जाएगा। ये तो ऐसे कैलकुलेटर पे भी हो सकता था, लेकिन आप लिख के करें। चलो करो एग्जाम्पल 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 यहां तक आओ। चलो पहले आ जाए जनाब एग्जाम्पल 1.1। टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट मांगी हुई थी क्रिकेट बैट्स की, 1000 में राउंड करके ले रहा हूं। टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ क्रिकेट बैट्स मांगी हुई थी, ऊपर हेडिंग देंगे टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट। फौरन हमारे दिमाग में फॉर्मूला रिवाइज करना है। टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट फैक्ट्री की होती है, फैक्ट्री प्रीमिसेस के अंदर की सारी, और टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट के 3 एलिमेंट्स हैं जो मैंने जमा करने हैं, ये वाले 3। बस रिवाइज करके फिर लिखना शुरू करें। तो अब इसमें टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट में पहला एलिमेंट है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। 1000 कॉमन ले लिए मैंने, ऊपर 12,000 प्लस डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 2000, तो ये आ जाएगा प्राइम कॉस्ट। लिखना जरूरी नहीं है, मैं बस ऐसे ही एक्स्ट्रा एफिशिएंसी जा रहा हूं बताने के लिए। प्राइम कॉस्ट आगे, और फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट। मैंने कहा ना कई जगह एक्स्ट्रा एफिशिएंसी मैं या आई कैप झाड़ देंगे, कोई नहीं, ये जरूरी नहीं था। जब तक मांगा नहीं गया आपको ये लिखना जरूरी नहीं है। ऐसे बस एक्स्ट्रा एफिशिएंसी आई कैप भी झाड़ देता है, मैंने भी कर दी, तो छोड़ भी सकते हैं इसको। आप डायरेक्ट तीनों जमा करें। बेटा बस खामोश हो जाए, बाप आपने गुफ्तगू नहीं करनी। 8000, तो ये टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट 22,000। इसमें तो किसी को मसला नहीं होगा। एग्जाम्पल 1.2, एग्जाम्पल 1.2 इसमें क्या मांगा था? टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट डाइनिंग टेबल्स की। ये कोई डाइनिंग टेबल, घर में खाना खाने वाली टेबल बनाते हैं, 1000 टेबल इन्होंने प्रोड्यूस करके बेची हैं। तो 1000 यूनिट्स प्रोडक्शन यूनिट्स भी हैं और सेल यूनिट्स भी हैं। तो इन्होंने जो लकड़ी इस्तेमाल की है, जो कि डायरेक्ट मटेरियल है, मांगा क्या है वैसे? टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ डाइनिंग टेबल्स। तो वो 3 एलिमेंट्स हैं, रिवाइज कर ले जहन में फॉर्मूला। तो इसमें जो डायरेक्ट मटेरियल है उसका नाम लिख लें कॉस्ट ऑफ वुड। लकड़ी की कॉस्ट दी हुई थी 12 मिलियन, खाली डायरेक्ट मटेरियल भी लिख सकते हैं। उसके बाद जो कारपेंटर है जो बना रहा है उसको, तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, उसमें कारपेंटर पे कर रहे हैं। कितनी पेमेंट कारपेंटर को पे कर रहे हैं? वेजेस एंड सैलरीज 2 मिलियन। अच्छा जी, इसके बाद बाकी आगे ये आ जाएगा प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट नेक्स्ट आ जाए जी वेजेस एंड सैलरीज और फैक्ट्री सिक्योरिटी गार्ड है। उसके अलावा कोई कील शील का पैकेट शैकेट लिया है, और ये भी फैक्ट्री में कील शील टेबल बनाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, लिखा हुआ है। और उसके बाद फैक्ट्री का रेंट है, कोई खर्चा फैक्ट्री से बाहर का नहीं है, तो ठीक है। डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर के अलावा बाकी सारे खर्चे फैक्ट्री ओवरहेड्स में आते हैं। तो मैं एक एक का नाम लिख ही जाता हूँ। सैलरी ऑफ सिक्योरिटी गार्ड,
हाँ जी, सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी कितनी है? फैक्ट्री का सिक्योरिटी गार्ड है 5 लाख। उसके बाद कॉस्ट ऑफ नेल्स, जो कील कांटे लगने हैं, कितने के? 3 लाख के। और आखिर में फैक्ट्री का रेंट है, फैक्ट्री का 1 मिलियन। तो टोटल करके ये 1800 की ये कॉस्ट जमा करें, या ऐसे भी जमा कर सकते, तो ये 15,800। ठीक है जी, मेरा ख्याल है इसमें भी मसला नहीं। एग्जाम्पल 1.3 में मसला है, इसमें लोग गलती करते हैं। आ जाए ज़रा इधर। एग्जाम्पल 1.3, ये इदारा सर्विस शू कंपनी है, ये जो जूते बनाती है, सर्विस, बाटा सर्विस। तो सर्विस शू फैक्ट्री का डाटा है, 5000 जूते इन्होंने बनाए हैं, 5000 शूज इन्होंने बनाए हैं। रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसने मांगा था टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट निकालें। क्या निकालें? इस सवाल में एक्स्ट्रा डाटा दिया हुआ है और वो इररेलेवेंट है, क्योंकि मैंने ये नहीं मांगा, सारा नहीं मांगा, सिर्फ प्रोडक्शन कॉस्ट मांगी है। तो 3 चीजें जमा करनी है। अगर सवाल में सेलिंग, मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन हुई, इग्नोर। एडमिन कॉस्ट हुई, इग्नोर। फाइनेंस कॉस्ट हुई, इग्नोर, क्योंकि हमसे मांगा ही प्रोडक्शन कॉस्ट है। तो ये सर्विस कंपनी है, जूते बनाती है, तो उसने आपको डाटा दिया था। अच्छा जी, डाटे में सबसे पहले उसने कहा जूते बनाने के लिए डायरेक्ट मटेरियल लग रहा है। एग्जाम्पल 1.3 में डायरेक्ट मटेरियल लग रहा है 84, पूरा लिखना होता है, मैं ज़रा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ इस तरह टाइम बचाने के लिए, 8492। नेक्स्ट कहता है जी रेगुलर एम्प्लॉयज़ को वेजेस दिया है जो जूते बना रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग। तो ये डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आ गई, वो है 20, प्लस करें तो प्राइम कॉस्ट। आगे चलें। कंपनी ने फैक्ट्री के सारे खर्चे, मैंने कहा था मटेरियल लेबर के अलावा, फैक्ट्री ने जूतों को बनाने के लिए मेरा ख्याल है ग्लू लिया, शू मोल्ड लिए हैं, उसके अलावा सिक्योरिटी गार्ड की वेजेस दिया है, उसके अलावा शिपमेंट ऑफ द शूज़ के पैसे दिए हैं, ये धोखे के लिए खर्चा दिया है। आपके जूते बनने के बाद आउटलेट्स पे भेजे जा रहे हैं, डिफेंस में, मॉल पे जो आउटलेट्स हैं सर्विस के, वहाँ जूते भेजे जा रहे हैं। ये सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में आते हैं। जूते बनने के बाद जब इदारे से बाहर, फैक्ट्री से बाहर भेजे जा रहे हैं, ये सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है। बाकी अदर खर्चे जो फैक्ट्री के हैं, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड फैक्ट्री ओवरहेड को ही कहते हैं, अदर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स फैक्ट्री ओवरहेड्स को ही कहते हैं। तो इसमें से ग्लू, शू मोल्ड फैक्ट्री में इस्तेमाल होते हैं, ग्लू चिपकाने चिपकूने के लिए जो होता है, और सिक्योरिटी गार्ड भी फैक्ट्री का है। हाँ, एक खर्चा जो 8,75,000 का है ना, जिस बच्चे ने ये लिया उसकी रीडिंग कमज़ोर है, वो ये बात अभी तक पिक नहीं कर पाया कि सर ने कहा था प्रोडक्शन कॉस्ट फैक्ट्री की होती हैं, फैक्ट्री से बाहर चीज़ें देने के लिए सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है। ये कहाँ तक पहुँचाए जा रहे हैं? फैक्ट्री मुरीद के में है सर्विस की, वैसे वहाँ से जूते निकलते हैं, डिफेंस वाली शॉप पे भी आ रहे हैं, माल रोड वाली पे भी जा रहे हैं जूते, अनारकली वाली भी जा रहे हैं, एंड सो ऑन। जहाँ जहाँ आपके इलाके में सर्विस की दुकानें हैं, सब पे जूते डिलीवर किए जा रहे हैं कि यार उन्हें रख के बेचो। तो बेटा वो जब फैक्ट्री से बाहर निकल गए बिकने के लिए, इस शिपमेंट आउटसाइड द फैक्ट्री, ये आपकी सेलिंग, मार्केटिंग, बल्कि इसको प्रॉपर इसका नाम होता है डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। प्रॉपर क्या है ये? तो ये यहाँ इसके अंदर आनी थी, जिसने ले ली गलत है। तो अब मैं फैक्ट्री ओवरहेड में क्या लिखने लगा हूं जी? फैक्ट्री ओवरहेड में जो ग्लू इस्तेमाल हो रहा है 200 के, जो मोल्ड इस्तेमाल हो रहे हैं 220 के, इसके बाद सिक्योरिटी गार्ड की जो वेजेस है सिक्योरिटी गार्ड की, वो कितनी है? 320, और 875 को छोड़ देंगे नोट देके, या छोड़ दें अदर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, एफओएच को ही कहते हैं, अदर फैक्ट्री ओवरहेड्स 120। इसके बाद उसने क्या दिया है? कहता है 5 मिलियन का बैंक से कर्जा लिया है और कर्जे पे सूद है 10%, ये फाइनेंस कॉस्ट छोड़ देंगे। आगे
कहता है बेसिक सैलरी 15 लाख की है प्लस कमीशन देनी है सेलमैन को। सेलमैन इधर होते हैं, उनकी तनख्वाह, फैक्ट्री में नहीं होते सेलमैन, फैक्ट्री में होंगे तो वो बेचारे बैठे रहेंगे, उनका काम तो बेचना है। तो सेलमैन तो दुकानों पे होते हैं, सर्विस फैक्ट्री है, ये सर्विस का इदारा है। जो सेलमैन होते हैं, आए बाजी बोतल शोतल पिलाते हैं, बाजी जूते पसंद करें, तो ये सेलमैन। तो ये बेटा ये जमा करो, क्या आता है 860, बस ये जमा कर दो तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट 117। इसके अलावा जो भी निकाला है, सारे नंबर नहीं कटेंगे। अगर ये सवाल होगा तो उसने जिसने वो ऐड कर दिया उसका एक नंबर कट जाएगा, जिसने 875, जिसने तीनों ऐड कर दिया उसके 3 नंबर कट जाएंगे। अगर ये 5 नंबर का है तो उसमें से 3 गए, तो 2-3 चीजें छोड़ देनी थी। एग्जाम्पल 1.4 सिंपल सी है। एग्जाम्पल 1.4 में क्या मांगा हुआ है, कहता है प्रोडक्शन कॉस्ट निकालें स्पेशल ऑर्डर की, कोई स्पेशल ऑर्डर है, फिर प्राइम कॉस्ट निकालें, फिर कन्वर्जन कॉस्ट निकालें, बिड प्राइस सेल प्राइस को कहते हैं, तो उसने प्रॉफिट भी दिया होगा। तो बेटा जो एग्जाम्पल नंबर कौन सी है 1.4, चलो वो भी इधर ही कर लेते हैं, टाइम बचाओ प्रोग्राम। एग्जाम्पल 1.4 ये पार्ट्स में कर लेते हैं जी। तो डायरेक्ट मटेरियल 7,500 रुपए का शायद दिया हुआ है, डायरेक्ट लेबर 10,000, तो ये क्या आ जाता है प्राइम कॉस्ट। ले जी, पार्ट ए तो नहीं किया मैंने, पार्ट बी पहले कर लिया है, पार्ट बी मैंने पहले कर लिया है। प्राइम कॉस्ट आ गई, मेरा ख्याल है प्राइम कॉस्ट आएगी 17,600 रुपए। डेटे में जो आसानी है पहले वो कर लो। इसके बाद फिर आपके नेक्स्ट लेबर कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट। लेबर कॉस्ट कितनी थी 10,100, ये मैं रिक्वायरमेंट नंबर सी कर रहा हूं, पहले मर्जी है मेरी, आप चाहे जो मर्जी तरतीब से करें। 10,100 की लेबर है, फैक्ट्री ओवरहेड कितने का है, हाँ जी 120% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, 120%, अमाउंट नहीं दी परसेंटेज दे दिया है। 120% ऑफ के बाद वाली जो बेस है उसका 120% लेना है। तो इसका मतलब है 120% ऑफ कहते हैं मल्टीप्लाई और के लेबर कॉस्ट का 10,100 का 120% 12,120 टोटल कर लो। अगर वो कहता 120% ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, फिर मैंने 120% इनटू ये करना था। अगर वो कह देता 120% ऑफ प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट ये थी ना, फिर मैंने 120% इंटू 17,600। ऑफ के बाद वाली बेस ध्यान से पढ़नी है ताकि लापरवाही नहीं कर लेनी। तो जिस बेस पे का ठीक है। अच्छा अब इसको प्लस कर लें 222। अच्छा जी, इसके बाद और क्या है, प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं निकाली। प्रोडक्शन कॉस्ट के लिए डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस एफओएच, वो तो 7,500 प्लस 10,100 प्लस 12,120 जी 29,720। ठीक है, बात समझ आती है। इसके बाद उसने कहा जी सेल प्राइस निकालो। क्या निकालो, सेल प्राइस। तो सेल प्राइस के लिए होती है टोटल कॉस्ट या कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। यहां पे कॉस्ट सिर्फ फैक्ट्री की है, ये है ही नहीं क्वेश्चन में, ना सेलिंग है, ना एडमिन है, ना फाइन, इसमें है ही नहीं। तो अब आपने सेल प्राइस निकालनी है। सेल प्राइस निकालनी है तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट करना है। मार्कअप मार्जिन मैं कोई कन्वर्ट नहीं करूंगा, ये मैंने पहले लेक्चर में कहा था। जैसे दिया होता है वो रेट इस्तेमाल कर ले। तो हमने सेल प्राइस फाइंड करनी है, मेरा ख्याल है डी पार्ट में। कॉस्ट हमारे पास सिर्फ ये मौजूद है, बल्कि मौजूद नहीं, निकाल लिया है। प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी है, 29,700
उसने सेल प्राइस पर यूनिट नहीं कहा, पर यूनिट नहीं कहा, इसलिए टोटल भी निकाल दें। प्लस प्रॉफिट कितना लेना है उसने कहा है, कंपनी हैज अ पॉलिसी टू ऐड अ प्रॉफिट मार्कअप ऑफ 40% ऑन या ऑफ के बाद टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट का 29,720 का 40% लेकर ऐड कर दें। डबल वन नहीं नहीं, मुझे फाइनल आंसर बताओ बस। 41608 41608। इज इट क्लियर? मार्कअप रेट, मार्जिन, मैं इस चक्कर में ही नहीं पड़ता, बस मुझे प्रॉफिट का रेट जैसे दिया हुआ मैं वैसे ही यूज करूंगा। कोई आपने आईए में या क्यूएम में जो कन्वर्जन सीख के आए हैं उसको वहीं छोड़ दें, आपकी मेहरबानी। जैसे दिया हुआ है 40% ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट कहा हुआ था, मेरे पास प्रोडक्शन कॉस्ट थी, ठीक है। अगर प्रोडक्शन कॉस्ट ना होती या यहां लिखा होता 40% ऑफ सेल, प्रॉफिट क्या लिखा होता, और सेल नहीं थी तो फिर हम एक्स रख लेते होते हैं बस। 40% के बाद वाली बेस फिगर मौजूद है तो ठीक है, बेस फिगर मौजूद नहीं है यूज एक्स। हमारी पूरी कॉस्ट में परसेंटेजेस के बाद वाली जो बेस है, अगर बेस मौजूद है तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, और अगर बेस मौजूद नहीं है तो एक्स प्लग इन कर दें। क्या प्लग इन कर दें? एक्स प्लग इन कर दें, ठीक है। कोई जरूरत नहीं है मार्कअप को मार्जिन में, मार्जिन को मार्कअप में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। मैं इस चीज को बहुत बुरा समझता हूं कि आप ऐसे ही अपनी जिंदगी को मुश्किल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रॉफिट का रेट जैसे दिया है वैसे यूज करो। 40% ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट का है और प्रोडक्शन कॉस्ट रुपीज में दी हुई है, सिंपल है। 40% ऑफ सेल कहा हुआ है और सेल प्राइस मौजूद है क्वेश्चन में, क्वेश्चन सिंपल है। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये हो 40% ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट कहा हो और प्रोडक्शन कॉस्ट मौजूद ना निकल सकती हो तो एक्स रख के सॉल्व कर लें। 40% ऑफ सेल कहा है लेकिन सेल की फिगर मौजूद, टोटल 4 सिचुएशन बन गई। कितनी? कौन सी 4? 40% ऑफ कॉस्ट का है और कॉस्ट मौजूद है, 40% ऑफ सेल का है, 40% ऑफ कॉस्ट का है लेकिन कॉस्ट मौजूद नहीं तो एक्स, 40% ऑफ सेल का है फिर भी एक्स रखो, एक्स। इज इट क्लियर? किसको एक्स रखना है? जो बेस फिगर है जो नहीं मौजूद। इज इट क्लियर? करें एग्जांपल छोटी सी, मुझे पता चले आपको समझ आया कि नहीं। अभी करो। हाँ, ये क्यूएम है, ये हम अपनी कॉस्ट नहीं पढ़ रहे, ये आपका क्यूएम चेक करने लगे हैं, लेकिन कॉस्ट में ऐसे ही करना है। लिखो जल्दी से 4 एग्जांपल, जल्दी जल्दी फटाफट। हाँ जी लिखो, कॉस्ट 20 रुपए पर यूनिट, 4 छोटी छोटी एग्जांपल। कॉस्ट पर यूनिट कितनी है? 20 रुपए। कॉस्ट पर यूनिट कितनी है? प्रॉफिट लिखो, प्रॉफिट 20% ऑफ कॉस्ट या ऑन कॉस्ट, ठीक है। सेल प्राइस पर यूनिट निकालनी, पहले सवाल लिख लो बाद में करना। सेल प्राइस पर यूनिट निकालनी है, ये सबसे सादी सिचुएशन है पहली। मैं कोई नहीं, इस चीज को 100% रख लो, इसको ये रख लो, कोई जरूरत नहीं जिंदगी मुश्किल बनाने के लिए। हाँ, जो 100% रखने वाले हैं वो भी मैं बता देता हूं, बेस को रखना है 100%। मैं ऑन ऑफ के बाद वाली बेस 100% होगी अगर परसेंटेज करने के शौकीन है आप। मुझे सारे तरीके आते हैं, मैं क्यूएम का टीचर नहीं हूं, लेकिन कॉस्ट में इतना मैथ आ जाता है कई दफ़ा कि आपका क्यूएम के टीचर साहब भी कहते हैं यार ये इसको भजन आप नहीं कराना है, हमारे बस का रो नहीं, हम तो इतने दिन सवाल कराने के आदी हैं। चलो भाई, ये पहली एग्जांपल हो गई। दूसरी लिखो। पहली क्या थी? कॉस्ट कितनी बताई थी मैंने? हाँ जी लिखो, सेल प्राइस पर यूनिट, 2 लाइनें छोड़ के लिखना ताकि इसका जवाब कर सको पहली का। दूसरी एग्जांपल लिखो, सेल प्राइस पर यूनिट 50 रुपए। सेल प्राइस पर यूनिट कितनी है? 50 रुपए पर यूनिट या 50 रुपए। प्रॉफिट लिखो 20% ऑफ सेल। प्रॉफिट कितना है? आपने मुझे कॉस्ट बतानी है। तीसरी एग्जांपल लिखो, तीसरी एग्जांपल। हाँ जी, तीसरी एग्जांपल लिखो। हाँ जी, उसमें क्या कॉस्ट है? कॉस्ट है 25 रुपए पर यूनिट। कॉस्ट क्या है? 25 रुपए पर यूनिट। और उसके बाद जो प्रॉफिट है
प्रॉफिट, वो है 25% ऑफ सेल। प्रॉफिट कितना है? 25% ऑफ सेल। तो आपने मुझे सेल प्राइस बतानी है। तीसरी में क्या बतानी है? कॉस्ट कितनी लिखवाई थी? प्रॉफिट कितना था? 25% ऑफ सेल की रकम मौजूद नहीं है। आगे आखिरी एग्जांपल, हाँ जी, सेल प्राइस है 60 रुपए, प्रॉफिट लिखें 20% ऑफ कॉस्ट। सेल प्राइस कितनी है बेटा? हाँ, और प्रॉफिट है 20% ऑफ कॉस्ट। तो आप मुझे कॉस्ट बतानी है। चलो ये चारों एग्जांपल करो। ये एग्जांपल आपको इस सिखाने के लिए है कि एक्स किसको रखना है। चलो करो, शाबाश। ये एग्जांपल्स मार्कअप मार्जिन की टेंशन में मैं पढ़ता ही नहीं, कर लिए हैं। जो अभी तक कर रहे हैं इसका मतलब है दे आर कंफ्यूज्ड, स्टिल कंफ्यूज्ड। अभी तक हो जाना चाहिए था। पहली एग्जांपल बताना जरा। हाँ जी, फर्स्ट एग्जांपल में मैं ये फॉर्मूला लिख रहा हूं, सेल प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस। पहली एग्जांपल में जी बताओ जरा, पहली एग्जांपल में कॉस्ट गिवन है कितनी? 20 रुपीज। प्रॉफिट 20% ऑफ, तो कॉस्ट मौजूद है तो कोई नहीं, 20% ऑफ कॉस्ट। तो ये सिंपल है, सेल प्राइस आ जाएगी 24। बस जिसके ऊपर बेस कर रहा है रेट वो फिगर मौजूद है, जिंदगी आसान है। दूसरी, हाँ जी, सेल प्राइस कितनी है? 50 रुपीज पर यूनिट। कॉस्ट फाइंड करनी है और प्रॉफिट उसने कहा है 20% ऑफ सेल की रकम मौजूद है। 20% ऑफ सेल, ऑफ के बाद वाली बेस मौजूद है तो कोई नहीं, एक्स उक्स रखने की जरूरत नहीं है। 50 रुपए का 20% कर लो तो ये 50 आ जाएगा, ये कॉस्ट है, ये 10 आ जाएगा तो 40। 100% वाला तरीका हर किसी की ग्रिप पे नहीं होता, जरूरत भी नहीं है ऐसे खपने की। ये दो सिचुएशन में प्रॉफिट जिस रकम पर बेस कर रहा है वो रकम हमारे पास मौजूद है, कोई एक्स की जरूरत नहीं है, कोई 100% रखने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल 3 पे आओ। कौन सी रकम दी हुई है? कॉस्ट कितनी? 20, प्रॉफिट 25% ऑफ सेल प्राइस, लेकिन सेल प्राइस तो नहीं है तो कोई मसला नहीं, सेल प्राइस को एक्स रख लें और ये 25% एक्स। अब ये 25% एक्स का मतलब होता है 0.25, उधर जाकर ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। एक्स माइनस 0.25 एक्स, इतना तो अब आपको आता होगा, ये भी किसी को नहीं आता तो वो अल्लाह के हवाले। एक्स इज इक्वल टू 25, 33 पॉइंट के बाद कम से कम 2 डेसिमल लिखने हैं। ये असूल पूरी कॉस्ट में चलेंगे। कब लिखने 2 डेसिमल? जब कोई रकम पर यूनिट हो, टोटल को नहीं, टोटल राउंड करते हैं। यानी अगर ये 33 रुपए टोटल होता ना तो मैंने इसको 33 ही लिखना था, पॉइंट लिखने की जरूरत पर यूनिट पे होती है। पर यूनिट, पर केजी, पर लीटर, पर आवर, इनको फ्रैक्शन में लिखते हैं, डेसिमल्स में। कितने डेसिमल? कम से कम 2। कई चैप्टर हैं जहां जाके मैं कहूंगा 4 लिखने हैं, वो एक ही चैप्टर है। हाँ, अगर टोटल रकम हो, जैसे ये टोटल है, पर इसको राउंड करके चलें, कोई जरूरत नहीं है पॉइंट्स लिखने की, इतने पंगे में पढ़ने की जरूरत नहीं है। और बड़ी टेंशन है हमारी जिंदगी में। है जी, क्वेश्चन 4 क्या था? 4 सेल प्राइस, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। अब रकमें कौन सी दी हैं जी?
सेल कितनी है 60, कॉस्ट नहीं है हमारे पास, प्रॉफिट कितना कहता है 20% ऑफ। अब जो बेस कहा हुआ है ऑन ऑफ के बाद वो मौजूद नहीं है तो उसको एक्स रख लें। एक्स एज्यूम करने की काबिलियत होनी चाहिए कि किस चीज को एक्स रखना है। ऑफ के बाद वाली बेस अगर मौजूद ना हो, फिगर मौजूद ना हो तो उसको एक्स रख लें। अब आप इसको करेंगे तो ये 1.20x होगा, तो x निकालना है तो 60 डिवाइडेड बाय 1.20 50 आ जाएगा शायद, ये आंसर है। ठीक है, आपका QM का ये मसला हल है। अभी भी कोई कन्वर्जन के चक्रों में पड़ा हुआ है, अभी भी आप ऐसे कर रहे हैं तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। फिर आपको क्लास में बैठ के भी अगर आपने अपनी फनकारियाँ लगानी हैं तो फिर अल्लाह के हवाले फिर कुछ नहीं हो सकता आपका। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम आगे करेंगे, आपने इन्हीं एग्जाम्पल्स को जाके दोबारा करना है। ठीक है, कल बाकी एग्जाम्पल्स करेंगे। कल ये नोट्स लेके आना फोटोकॉपियर से, सारे पूरा बंडल 5-7 जो सफ़े हैं। ये शुरू में तो आपको वैसे ही दिए थे, नोट्स नहीं थे उस दिन। आज ये ले लो फोटोकॉपियर से जाके।